नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहां हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं एक महान संस्कृतज्ञ व भाषाविद डॉक्टर वागीश दिनकर। डॉक्टर दिनकर का जन्म 2 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला के धौलाना में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी।
यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। यदि हम उनकी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बात करें तो पाते हैं कि डॉक्टर दिनकर ने अपनी स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्या वाचस्पति की डिग्री संस्कृत में प्राप्त की। Along with his relentless pursuit of excellence in academia, Dr. दिनकर RSS PG कॉलेज हापुड़ में प्राचार्य के पद पर आसीन रहे और अपनी शैक्षणिक सेवा एक नहीं दर्जनों विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में 3 दशकों से देते आ रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा प्राशनिक व शोध परीक्षक के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। इन हिज स्पार्कलिंग करियर ऑफ मोर देन 4 decades, डॉक्टर दिनकर कई संगठनात्मक व सामाजिक कार्यों में आज भी सेवारत हैं। And I should not forget to add that Dr. Dinkar has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels. Some of the important ones are Vishisht Puraskar by Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan in 2015, Madan Mohan Malviya Vishwavidyalaya Puraskar by Uttar Pradesh Hindi Sansthan Lucknow in 2017, Guest of Honor Felicitation by Hindi USA New Jersey, recognition by Indo-American Senior Heritage Los Angeles, Sahitya Shri Samman by Bhartendu Samiti Kota Rajasthan, etc. Thus, there are so many accolades and achievements to the name of Dr. वागीश दिनकर और उनके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए अब मैं आपको सीधे उनके पास लिए चलता हूं, जहां वे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं लाइफ एक्सप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड प्लेजर इज सोनली माइन इन वेलकमिंग वन एंड ओनली परम आदरणीय महान संस्कृतज्ञ, भाषाविद तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के पुरोधा डॉक्टर वागीश दिनकर जी। नमस्कार सर। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी टीम समेत अपने दर्शकों की ओर से लाइफ एक्सप्रेस में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। मैं अकिंचन अपने को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं, आप जैसे विराट संस्थान के एक स्वामी के साथ में, एक योजक के साथ में, और वो जब स्वनाम धन्य संजय रूप में हूं और अपनी पूरी टीम के साथ हूं, तो फिर मुझे लगता है कि आपसे बढ़कर के कोई दूरदृष्टा कोई हो नहीं सकता। और आपकी ये दिव्य दृष्टि ही है कि आप महानगर में रहने वाले विद्वानों को खोजते खोजते गांव में रहने वाले साधारण से संस्कृत के सेवक के प्रति अपना अनुराग बनाए हुए हैं। ये इस अकिंचन का महत् सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा हमें ज्ञात है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन और कड़ी मेहनत से आप शैक्षणिक सफलता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। आज भी आप कई शैक्षणिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मैं कह सकता हूं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, कहां से आती है आप में इतनी ऊर्जा बौद्धिक उन्नति के लिए? ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप संस्कृत के प्रति आकर्षित हुए, या आपका आकर्षण संस्कृत के प्रति हुआ? साथ में थोड़ा अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत या प्रेरक शक्ति पर भी प्रकाश डालें, और हो सके तो अपने जीवन के 2 ऐसे अविस्मरणीय पल हमसे साझा करें जो आज के युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय या प्रेरणादायी हो। जी सर। भाई साहब धन्यवाद। आपने मुझे आज से लगभग 59-60 वर्ष पहले की स्थिति में ला दिया। जी।
बिल्कुल। बात यह है, जैसे बच्चे को घुट्टी में दूध मिलता है, मुझे घुट्टी में मां संस्कृत का अनुराग मिला वाह, क्या बात। और मुझे संस्कार मिले। हम्म, आपको प्रसन्नता होगी, तब से लेकर आज जब मैं देखता हूं अभी अपने दौहित्र को, वो अभी 5वें वर्ष में चल रहा है, हम्म, अभी ठीक से कलम नहीं पकड़ता, हम्म, पर वह शिव स्तोत्र और शिव तांडव, रुद्राष्टक, वह इस प्रकार से बोलता, धारा प्रवाह बोलता है, सारे चैनल्स के साथ मिलकर के वो स्वयं आगे आगे बोलने लगता है। हम्म, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने दौहित्र के रूप में भी वही अपने को पाता हूं। हम्म, वाह, तो मेरे पूज्य पिताश्री स्वयं संस्कृत के अनन्य उपासक रहे हम्म, और पढ़ते पढ़ते उन्हीं के साथ, ये किसी विद्यालय की शिक्षा का प्रभाव मैं नहीं बता रहा, हम्म, स्वयं पारिवारिक दृष्टि से ही जब वो पूजा करते थे तो उनके साथ मंत्रों को धीरे धीरे बोलते हुए वही उच्चारण और वही स्थिति होने लगी जो एक सदपात्र को प्राप्त होनी चाहिए। हम्म, तो मुझे घुट्टी में शुद्ध संस्कृत का परिवेश मिला। हम्म, जब हम बालक होते थे ना, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी, जी, उस समय अंतर विद्यालय कार्यक्रम हुआ करते थे। हमारे संस्थापक जी के 60 विद्यालय होते थे। ओ, 60 विद्यालयों में तो वहां हिंदी की बहुत सारी प्रतियोगिताएं, हम्म, संस्कृत की प्रतियोगिताएं, श्लोक अंत्याक्षरी, हिंदी अंत्याक्षरी, श्लोक और इसके साथ संस्कृत संभाषण, संस्कृत भाषण, ये सब प्रतियोगिताएं होती। तो एक छोटा सा बालक जिसका कद भी छोटा, बिल्कुल गांव के परिवेश का बालक, पर जब मंच पर पहली बार जाते थे तो लोग टांगे कांपती थी, पर स्वर नहीं कांपता था। अच्छा, एक बार एक प्रतियोगिता में आपको आनंद आएगा, जो निर्णायक थे उनके विद्यालय की भी टीम थी और हम भी अपने विद्यालय से गए थे। जी, उन्होंने अपने विद्यार्थी को 100 के स्थान पर 105 अंक दे दिए। बाद में पता लगा कि भाई सबने कहा भाई ये तो टीम तो ये अच्छी थी जिसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। बोले ये कैसे किया? तो बोले भैया हम तो संस्कृत के अध्यापक हैं, ब्राह्मण है, कहीं 2 फालतू खा ली, कहीं 2 कम खा ली, तो इसीलिए अपने विद्यार्थी को हो सके भैया 100 में से 105 नंबर दे दिए गए हो। ये अच्छा, तो तब से वह चला और उसी के नाते स्वयं जब उज्जैन में, आपकी जानकारी में होगा, वहां कालिदास विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, महाकवि कालिदास के नाम से वहां इतने कार्यक्रम होते हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां गया और उस विश्वविद्यालय में एक विषय था, नायिके भवति रिच्यन्ते कालिदासस्य नायिकाः। कालिदास के नायकों के अपेक्षा कालिदास की नायिकाएं श्रेष्ठ हैं। हमारे अपने विश्वविद्यालय, मैं अपने विद्यालय को टॉप करते हुए विश्वविद्यालय पहुंचा। विश्वविद्यालय में जहां वह कार्यक्रम था वहां सब महिलाएं बैठी हुई थी, सारी महिलाएं विद्यार्थी। साहब मैंने पहली बार देखा पुरुष नाम पर उस कार्यक्रम में मैं अकेला था, और लड़कियां भी किस प्रकार से लड़कों को वो हतोत्साहित करती है, इसका दृश्य मैंने पहली बार देखा।
कोई ऐसे इशारा करे, कोई कुछ इशारा करे, और मैं बोलता चला गया और मैंने कहा ये कोई कामुक व्यक्ति है जिसने ये विषय रखा है, कालिदास के नायक श्रेष्ठ हैं। और मैं धारा प्रवाह बोलता रहा। अंत में परिणाम जब प्रथम आया तो वो सब जो पहले मुझे हतोत्साहित कर रहे थे, कोई कह रहे बैठ जाओ, कुछ इस प्रकार इशारे, वो सब फिर बाद में मेरा ऑटोग्राफ लेने लगे। ओह वाह। और बाद में फिर मेरठ विश्वविद्यालय, अपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए हमने विश्वविद्यालय 27 विश्वविद्यालयों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां से वैजयंती हम अपने विश्वविद्यालय को लेकर आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो जब मैं स्नातक का विद्यार्थी था, उस समय तक लगातार इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आना जाना प्रारंभ हुआ। और आपने चूंकि प्राथमिक बात बताई, इसीलिए संस्कृत के प्रति मेरा अनुराग, जो प्रारंभ में 5वीं कक्षा के अबोध बालक को, 5 वर्ष के अबोध बालक को होता है, वहीं से वह आज भी रक्त में है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बात तो काफी स्पष्ट है, क्योंकि हम लोग तो अमूमन ये सुनने में मिलता है कि लोग हिंदी गानों पे अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन आपने जैसा कहा कि आप संस्कृत के श्लोकों की अंताक्षरी होती थी, ये अपने आप में मैं कहता हूँ बहुत ही एक यूनिक, अनुपम बात है मतलब। और इस परंपरा से आप आए हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है। और आनंदित करो जी। मैं मूलतः ओज का रचनाकार हूँ, वीर रस का रचनाकार हूँ, और मैंने बहुत सारी साधारण सी अनेक रचनाकारों की, प्रमुख शायरों की, मैंने उनकी पंक्तियों का मैंने संस्कृत में उसी भाषा में उसी रूप में, उसी छंद में मैंने अनुवाद किए। वाह वाह। हमारे ऐब हमें उंगलियों पे गिनवाओ, हमारी पीठ के पीछे हमें बुरा न कहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपने ये भाव सुना, और आप इसका भावानुवाद वागीश दिनकर का सुनिए, आपको लगेगा कि मूल से ज्यादा कहीं यदि प्रभावी हो गया हो। मदीयम दोष जातम, मदीयम तो विद्यमानम, मदीयम विद्यमानम दोष जातम मेंगलौ गणय। हमारे ऐब हमें उंगलियों पे गिनवाओ, पीठ के पीछे हमें बुरा न कहो। मदीयम दोष जातम मेंगलौ गणय गणय, न निंदे मत परोक्षम माम सखे नैषा शुभ। मेरे मित्र, ये शोभनम। और आपने उत्तर शोभनम बोल करके मेरे हृदय को और अधिक उत्साहित कर दिया। बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, बिल्कुल। है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। वाह। प्रिया छेद वार्ता ततः, प्रिया छेद वार्ता ततः सर्वत्र तच्चर्चाम कुरु, और अपने गोपाय चेतसी पुनस्ताम अच्छाम करो, पुनस्ताम अच्छाम करो, फिर उसे अच्छा। गजब का भावानुवाद आप करते हैं सर। इसीलिए आज संस्कृत के प्रति भी जो ये अनुराग ही तो है कि जी, आप जी, जी। विश्व स्तर के विद्वान को, अंग्रेजी के विद्वान को आज यहाँ एक संस्कृत के हिंडोले में आपको हिचको ले लेने का आनंद। बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है सर। और आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें संस्कृत जैसी देव भाषा को न सिर्फ सीखने एवं सिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आपको संस्कृत को जीने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और संस्कृत को सोचकर मुझे लगता है कि संस्कृत महज एक भाषा नहीं है, बल्कि ये संस्कार, सदाचार, जीवन शैली है, या व्यक्ति निर्माण, या मैं कह सकता हूं कि एक मानव को महामानव बनाने की कुंजी या औजार है। और इसी कारण से मेरी भी अपनी ये व्यक्तिगत अवधारणा रही है कि यदि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारा संस्कार भी अच्छा होगा, हमारा यदि संस्कार अच्छा होगा तभी हमारी संस्कृति भी अच्छी होगी। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि वर्तमान शिक्षा नीति में भी संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा पर काफी बल दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं या पर्याय सा बन गए हैं।
तो ऐसे में आपसे एक प्रश्न जो यहाँ पे है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर आप देखते हैं तो भारतीय ज्ञान कोश या वैदिक ज्ञान कोश अगर देखा जाए तो वह संस्कृत में ही लिखी गई। भले ही अनुवाद भी हुआ और उस अनुवाद का अपभ्रंश भी हुआ, मीनिंग्स या भाव के अंडर इंटरप्रिटेशन भी हुए, ओवर इंटरप्रिटेशन भी हुए, इल इंटरप्रिटेशन भी हुए। ऐसे में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संस्कृत व भारतीय ज्ञान परंपरा अपने मूल स्वरूप में है क्या आपके लिए? क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा की परिधि? कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? ये सब बुनियादी बातें एक पहेली बनकर रह जाती है। आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कहा जाता है कि आप आईकेएस बेस्ड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम डिजाइन कीजिए, लेकिन दिक्कत यह है सर कि जब भी हम एक स्ट्रक्चर्ड हम ज्ञान को ढूंढना चाहते तो वो हमें नहीं मिलता। तो इन सब चुनौतियों के बीच या चुनौतियों को लेकर क्या कहेंगे आप सर? जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मान्यवर। आज जो कुछ ये जो वेदना है, ये वेदना है कि आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पर जिस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह है नहीं। वेदना शब्द को देखिए, वेद ना, क्योंकि वेद नहीं है इसलिए वेदना है। वाह वाह वाह। विद ज्ञाने, वे शब्द मतलब विद धातु है, विद लाभे। तो वेद का अर्थ जानना। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी संस्कृति की संवाहिका है। संस्कृति ही और संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। जो संस्कृति है वह संस्कृत पर आश्रित है। क्योंकि हम अपने उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। ये तो कहते हैं कि वेद में ये लिखा है, और कौन कहेंगे जिन्होंने वेद का कभी दर्शन भी नहीं किया। और इसीलिए लोग ऊटपटांग बातों को भी वेद के नाम से जानने लगे। वास्तविकता को न जानना, अधकचरा ज्ञान जो है ना, वह बहुत कष्टकारी होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था तब तो अलग बात थी, पर जैसे ही मुझे ज्ञान का टुकड़ा मात्र प्राप्त हुआ, मैं अपने को द्वीप इव मदांध समभवम, मैं अपने को हाथी की तरह उन्मत्त मानने लगा। और मैं मानने लगा कि मुझसे बढ़कर के कोई कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे जब मैं संजय झा जी जैसे भारतीय मनीषा के कोश, जिनका हर समय चिंतन शब्द, चूंकि अक्षर तो ब्रह्म है, और मैं जानता हूं आपकी उस विशिष्टता को कि आप उस मूल भाव को, आप जो भाषा विज्ञान पर जो आपकी पकड़ है, जो आप वर्ण का विन्यास करते हैं, जो आप आधुनिक वर्णशाला का सारा निर्माण में जीवन लगाए हुए हैं, वह जैसे जैसे आप जैसे तात्विक पुरुष के पास पहुंचते हैं ना, तात्विक और सात्विक दोनों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जब ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते तब उनको कहना पड़ता है तदा मूर्खोस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, कि मेरा जो अहंकार रूपी बुखार था वो मेरा एकदम उतर गया। तो हम मूल को नहीं जानते। देखिए, विश्व की जितनी संस्कृतियां हैं वे पूर्ण संस्कृतियां नहीं हैं। बिल्कुल। वे हमारी भारतीय संस्कृति के स्नुषा हैं। भारतीय संस्कृति सबकी मां है। वाह। इसलिए हम बोलते भी मातृवत परदारेशु। ये कहां से, ये भारतीय संस्कृति है।
जो हम औषधि का पूजन करते हैं, औषधय तृप्यंताम वनस्पतय तृप्यंताम, जो हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आज व्यक्ति आतंकी बनता जा रहा है, उसे वो मानव नहीं बन रहा, वो दानव है। सर्वतो ज्वलनात्मक कालः क्व गत्वा वसेमः, हर तरफ बारूद का मौसम कहां जाकर रहे, आदमी भी हो गया है बम, कहां जाकर रहे। सर्वतो ज्वलनात्मक कालः क्व गत्वा वसेमः, मानवोप्यधुना बमो जातः क्व गत्वा वसेमः। ये प्रश्न वागीश दिनकर आज आपके सामने बांट रहा है, वह इसीलिए है क्योंकि हम अपने मूल से कटे। जी, वेदना वही है क्योंकि ये वेद नहीं है। हमारी ज्ञान परंपरा जो अक्षुण्ण है, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, संस्कृत के हिडोले में जरा तो बैठ जाइए। आप जरा से जब विद्वानों के पास जाएंगे ना, तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर, वह जो अक्षर को ब्रह्म माना गया है, वह पूर्णता होती हुई दिखाई देगी। और हमारे यहाँ परंपरा होती थी गुरु शिष्य परंपरा। उस गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य का एक नाम है अंतःवासी, जो हृदय में निवास करता है। शिष्य गुरु के हृदय में निवास करता है। और इसीलिए जब कभी किसी दिन कोई शिष्य नहीं आया, उस दिन गुरु भी बेकली रहती है, उन्हें न भोजन अच्छा लगता है न कुछ। क्यों? आज सामने वो नहीं है। यह जो, और फिर वह हृदय से निकला हुआ जो ज्ञान जो सामने जाता है, तो जो श्रुति परंपरा है, आखिर हमारे यहाँ श्रवण परंपरा है, मनन परंपरा है, उसी से तो हमारे यहाँ ऋषि और मुनि है, मननाथ मुनि। वह परंपरा हमारी ज्ञान परंपरा। उस ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा माने विश्व को सद्मार्ग पर, या जैसे आपने कहा सद्मानव बनाने वाला जो कार्य है, वह भारत ही कर सकता है। भारत जगत गुरु था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये हमारी भारतीय परंपरा, हमें उस ओर जाना पड़ेगा। हम उस ओर यदि गए तो निश्चित रूप से हम दानव नहीं, हम मानव बनेंगे। इसमें हमारी ही है कि आज हम संस्कृत के सेवक होते हुए भी अपने बालक को पाश्चात्य विद्यालयों में भेजते हैं, उसको पाश्चात्य शिक्षा की ओर बैठाते हैं, पर हम उसे अपने पास नहीं बैठाते। यदि हम अपने बड़ों के पास बैठेंगे, खुद से एक उर्दू की पंक्ति याद आ गई, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। वाह वाह वाह। तो हम यदि संस्कृत के विद्वानों के पास जाए, संस्कृत के वातावरण के पास जाए, अपनी गुरुकुल परंपरा के साथ जाए, अपनी नई शिक्षा नीति के अनुसार, हमें कहीं भी नैराश्य की आवश्यकता नहीं है। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तब से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। वाह, बहुत अच्छे। तो सर, मेरा एक्चुअली जो मेरे आगे के प्रश्न थे ना, मुझे लगता है कि आपने उसके उत्तर मतलब पहले ही दे दिए हैं, और लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदुओं को मतलब उजागर करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से आपने मतलब आज दुनिया में, मुझे लगता है कि मैंने अपने अध्ययन में पाया कि करीब 30-35 प्रकार के मानवीय संकट हैं, और इन मानवीय संकटों के कारण मैं ढूंढ रहा था कई दिनों से, लेकिन आपने एक शब्द में एक संधि विच्छेद करके जो आपने बता दिया, वेद और ना, इसमें सारे उत्तर हमें मिल गए हैं। अब और कुछ नहीं चाहिए।
जी। तो एक और, लेकिन मैं यहाँ पे एक और वेदना को लेके आगे बढ़ूंगा, और वैसे इस उसका उत्तर भी इसमें आपने समाहित कर दिया है, लेकिन मेरा अगला प्रश्न पिछले प्रश्न का ही मैं कहूंगा एक तरह से एक्सटेंशन है, जिसके तहत हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों आज संस्कृत जैसी देव भाषा जो पूरे ब्रह्मांड में बोली जाती थी, वो आज महज मैंने अपने अध्ययन में पाया कि 21,000 नेटिव स्पीकर्स तक सीमित रह गई है, और एक तरह से ये भाषा आज इंडेंजर्ड श्रेणी में आ चुकी है। तो यहाँ ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि कौन है या क्या है संस्कृत की अधोगति के लिए जिम्मेदार। कोई कहते हैं ऐसा पॉलिसी मेकर्स की अनदेखी की वजह से हुआ, कोई बाहरी आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं, कोई कहते हैं संस्कृत वाणिज्य या रोजगार की भाषा नहीं बन पाई, कोई ऐसा भी मतलब कहा जा रहा है कि संस्कृत आधुनिकता के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाई, इसलिए इसका लोप होने लगा। इन तमाम अटकलों के बीच क्या लगता है आपको, या क्या कारण है संस्कृत का हमसे दूर हो जाने का, या हमारा संस्कृत से दूर हो जाने का? जी मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, संस्कृत प्रारंभ से भी आप देखें तो संस्कृत पहले देव भाषा के रूप में थी। लौकिक जगत में भी देखें तो जो उच्च पात्र है ना, वो संस्कृत बोलता है। जो अन्य पात्र हैं उनकी भाषा संस्कृत नहीं है, उनकी भाषा वह अपभ्रंश है, वह शौरसैनी है, वो मागधी है, वो अन्य भाषा बोलते हैं। तो संस्कृत, जिसमें संस्कृत सुसंस्कृत किया जाए जिस भाषा के माध्यम से, वह संस्कृत है, और उसके लिए पहले पात्रता होनी आवश्यक है। उसके देने में कुछ भी कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। लेकिन हमारा अपना दोष भी है। हम दूसरे को तो कहें राजनीतिक दृष्टि से उतना विस्तार संस्कृत को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, पर हमने भी संस्कृत को इतना केवल विद्वानों की भाषा बनाकर रख दिया गया। उन्हें केवल शास्त्रीय ज्ञान या केवल स्तुति के कारण मान लिया गया। बोले संस्कृत में क्या है, बोले गणेश स्तुति, राम स्तुति। संस्कृत का जो व्यापक दृष्टिकोण है ना, वह देखिए, श्रोता पर प्रभाव किसका पड़ता है भाई साहब? जो सामने दिखाई दे रहा है। साहित्यकार युग दृष्टा मात्र नहीं होता, युग सृष्टा होता है। तो हम क्या परोस रहे हैं, हम उसको कितना सहज और सरलता से, जिससे सामने वाला उसे हृदयंगम करता चले। संस्कृत में अभी भी, आज भी उस प्रकार के 1857, 1750 आधुनिक काल की दृष्टि से भी, वैसे भी देख लीजिए, 1750 से लेकर 1800 तक का भी एक अनुसंधान चल रहा है। उन ग्रंथों में भारतीय मनीषा अपने क्या क्या वैभव, शास्त्रीय वैभव, कृषि वैभव, वाणिज्य वैभव, ऐसा नहीं है ये ग्रंथ न लिखे गए हों। नाट्य परंपरा, भरत मुनि से लेकर के आज भी वह सारे आयुध, ये सब हमारे शास्त्रों में हैं। आवश्यकता है हमें अपने ग्रंथों के अवलोकन की, उन्हें और सहज रूप से छोटे छोटी भाषाओं में बोधगम्य भाषा बनाते हुए, क्योंकि वह जो संस्कृत है ना, उस संस्कृत को साधारण विद्यार्थी आज पढ़ नहीं सकता। जी।
जी। हम्म, हमारा दायित्व ये है कि हम उन ग्रंथों को सहज रूप से अपने जनमानस में, क्योंकि आप वैसे ही विद्यार्थी देख, संस्कृत के विद्यार्थी कितने होते हैं। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूं, यहाँ 18 इंटर कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज है, और उन 18 इंटर कॉलेजों में किसी एक विद्यालय में संस्कृत 12वीं 11वीं 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती। तो बालक को कहां से आगे जाकर डिग्री में कौन आएगा बालक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इवन मैं देखा हूं कि उच्च शिक्षा में भी जो संस्कृत के शोधार्थी हैं, मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि वे संस्कृत में शोध कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी थीसिस जो है अंग्रेजी में, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी संस्कृत और में। हिंदी में। हाँ, देखिए, कई बार तो ये सर मैं ये एक पीड़ा है कि शोध संस्कृत में पर उसकी लिपि हिंदी में। हाँ, मैंने पीएचडी संस्कृत कर रहे हैं, लेकिन अपना शोध मेरी पीएचडी, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय में संस्कृत में वह स्वीकृत नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो मुझे हिंदी में लिखनी पड़ी। और डिलीट वहां बाध्यता थी नहीं, संस्कृत में, मैंने संस्कृत में ही उसकी लिपि होनी चाहिए, भाषा संस्कृत होनी चाहिए, तो डिलीट मेरी जो है वो संस्कृत भाषा में। और कई बार तो मैं सर ये भी देखता हूँ, अपने यहाँ ही मैं कई मतलब संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति जब मैं करवाया था, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग संस्कृत के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन संस्कृत में बात नहीं करते हैं। मतलब ये सक्षम नहीं, संस्कृत की बात भी नहीं करते, संस्कृत की भी, बिल्कुल ये भी बात है। संस्कृत की भी बात नहीं करते और ना संस्कृत में बात करते, क्योंकि संभाषण कि वो वादे वादे जायते तत्वबोध, वो और वो है ना, अनभ्यासेन विषम विद्या। देखिए, बिना अभ्यास के विद्या विषम हो जाती है। भैया जी, मैं तो गांव का बालक हूं, विद्या कंठ और पैसा गंठ। विद्या कंठ, पैसा गंठ। जो पैसा अपने पॉकेट में है ना, वही काम आता जो अपनी गांठ में है, और विद्या वही जो अपने कंठ में है। सदा या पुस्तका, वही विद्या बोलनी चाहिए। कंठस्था या भवेद विद्या, जो विद्या कंठस्थ है, जो कंठ में है, सा प्रकाश्या सदा बुधई। विद्वानों को आप उसी से प्रशंसित कर सकते हैं। यदा गुरु पुस्तके विद्या, जो ये कहकर बोले नहीं हमने गुरुजी से सुना या ये किताब में लिखा, तया मूढ़ प्रतार्यते, उससे मूढ़ को तो बहलाया जा सकता है, पर संजय झा जैसे विद्वान व्यक्ति को इन बातों से बहलाया नहीं जा सकता। तो सर, एक और चिंता को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और चूंकि समय की भी मर्यादा है, तो मैं आखिरी प्रश्न में आपसे ये करना चाहूंगा कि सर, आज की शिक्षा या शिक्षा नीति में एक प्रकार का दोहरापन या एक प्रकार का विरोधाभास देखने को मिल रहा है आज हमें। क्योंकि एक तरफ आप भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, गुरुकुल मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, और दूसरी ओर पश्चिम के या वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर अपना स्टैंडर्डाइजेशन का मापदंड बनाते रहते हैं। तो इन विरोधाभास के बीच क्या आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा के माध्यम से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति में है? यदि है तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अपनी ही पंक्ति फिर याद आ गई, क्योंकि जो संस्कृत है ना, संस्कृत उद्धरण की भाषा है। संस्कृत उदाहरण देते हुए चलती है किसी बात को, और जो चीज व्यक्तिगत रूप से धरातल पर जब उस, चूंकि 2 प्रकार की भाषा हो गई, एक वैसी भाषा हो गई और एक उसका प्रयोगात्मक भाषा हो गई, एक अभिव्यक्ति हो गई, एक प्रयोगात्मक। तो जो चीज प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली होती है तो वो ज्यादा असरदार होती है। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।
जी। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, किंतु हमें तो सीधे सरले सादे पूर्व भाव ही भाते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ें अच्छा है, पर पूर्व को त्याग कर पूर्व में सब कुछ बेकार है ऐसा नहीं। पूर्व को साथ लेते हुए हमें आगे की यात्रा करनी। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वह ज्ञान परंपरा किसी भी रूप से हमको पिछड़ापन नहीं देती। हम अपने उन मनीषियों के अध्ययन को हर क्षेत्र में देखिए, गणित की दृष्टि से देख लीजिए, विज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए। आज संस्कृत में इतना प्रचुर साहित्य है, कौन सी विधा आज ऐसी है जो संस्कृत में नहीं लिखी जा रही। जितने आज आप देखें विश्व पटल पर, जितने आज हिंदी की दृष्टि से जितने विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में संस्कृत भी चल रही है। वो हमारे रामदर्श मिश्र जी की एक पंक्ति है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। जहां अन्य लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां संस्कृत भी है, पर संस्कृत की गति वह मंद गति है, धीमी गति है। पर जो धीमी गति से चलने वाला यात्री होता है ना, विजयी वही होता है। तेज गति से चलने वाला व्यक्ति तेज दौड़ेगा तो सही, ये तो अच्छा है कि उसने देर से देखा मुझे। कुंवर जी कहते हैं, ये भी तो होगा कि मुझको देर तक देखेगा वो। अंत तक जो रहेगा ना, वह भारतीय ज्ञान परंपरा ही रहेगी, और भारतीय ज्ञान परंपरा ही हमको विश्वगुरु पद पर पुनः आसीन कराएगी। अंतर केवल इतना है, अपने संकल्प को प्रभावशाली बनाना। संकल्प प्रभवा कामा। झा साहब, जितना संकल्प प्रभावी होता है उतना कार्य सिद्धि न संशय, उस कार्य में की सिद्धि में संशय नहीं होता। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु रहेगा। तू प्रतिभा है, तेरी भा से, भा माने प्रतिभा, तू भारत है, तेरी भा से प्रखर दीप्ति से तम भागेगा। यह निश्चित है, यह निश्चित है, यह निश्चित है। गीत जो मैंने लिखे दुनिया उन्हें दुलराएगी, यह मुझे विश्वास है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सत्र मुझे लगता है कि अब समाप्ति की ओर है, और बहुत ही जितने भी प्रश्न हुए, मुझे लगता है कि उस पे आपके जो भी स्पष्टीकरण आए बहुत ही अर्थपूर्ण थे, और बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा। और अंत में हमेशा की तरह, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमको मानवीकरण की दृष्टि से अपने वर्णों के भी अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। हम उस पर अनुसंधान करें, आप जैसे विद्वान के नेतृत्व में। वही क माने केवल कबूतर और खे माने खरगोश, केवल ये नहीं, मानवीय जीवन की दृष्टि से भी हम अपने सार्थक वर्णमाला के द्वारा सार्थक अपने उस परिवेश को तैयार, उसके लिए मैं बहुत ही प्रयासरत हूँ, और आपके मार्गदर्शन में बहुत कुछ अभी मुझे करना है। पिछली मुलाकात में मैंने चर्चा भी किया था आपसे, तो उस पर और भी चर्चा होगी। हो सकता है कि हम कभी आपसे मिले इस संदर्भ में, और आगे भी बातें होंगी सर। एक शब्द अंत में बोलते हुए देखिए, आज हम लोग क्या है, पहले जो विद्यार्थी होता था वो जितेंद्रिय होता था, वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता था। आज हमारा मन नर्तकी की ओर है। बिल्कुल, नर्तकी का विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, कीर्तन होता है।
क्या बात है। हम भगवान नाम का, हम अपने साहित्य का जरा सा संकीर्तन तो करें, जी उन जी। ग्रंथों के पास जाएं, जरा सा उनकी धूल हटा करके तो देखें। आप देखिए, वो आपको मित्र की तरह आपसे बात करने के लिए उत्सुक बिल्कुल। है। तो मैं सर क्यों अंत में, जी, नई चाव से तुझे, तू मेरे घर में एक भजन की किताब है। वाह। तो सर अंत में हमेशा की तरह, जी, पुरातन को साथ लेते हुए हम अधुनातन ज्ञान तक अपने को बढ़ाएं, फैलाएं। उसके लिए हम स्वयं उद्दीप्त हैं, हम स्वयं रत हैं। क्रांति अपनाए जीवन में शांति के लिए, परंतु विश्व को शांति के से ही मार्ग, और वह शांति का मार्ग क्रांति से होते हुए शांति तक जाता है। यही पुरुष का धर्म। क्रांति, शांति के हेतु क्रांति अपनाए, यही पुरुष का धर्म। शांति के हेतु क्रांति अपनाए, और यही शास्त्र का मर्म। क्रांति में किंतु अनीति न आए। तो हम अपने नीति ग्रंथों, नीति गुणों का ध्यान रखते हुए, तभी तो हम नैतिक बनेंगे, तभी हम नैतिक। बिल्कुल। तो वैसे तो आपने शांति संदेश दे भी दिया, लेकिन अंत में हमेशा की तरह हम अपने सभी अतिथियों से यह आग्रह करते हैं कि वे हमारे दर्शक के लिए या समाज के लिए एक शांति संदेश दें, ताकि हम एक बेहतर कल के सपनों को साकार कर सके। और अगर इन्हीं शब्दों की अगर आप पुनरावृत्ति करना चाहें तो करें, लेकिन मैं चाहूंगा एक स्पष्ट रूप से एक शांति संदेश हम आपका लेना चाहेंगे। जी। इस जीवन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, जी, इस जीवन को संघर्षों ने जो गतिदान किया है, इस जीवन को संघर्षों ने जो गतिदान किया है, उसकी आंशिक तुलना में भी किसने स्थान लिया है? तो किसे शांत होकर बैठे रहने से मान मिला है? किसे शांत होकर बैठे रहने से मान मिला है? बिना व्यजन ताड़न के घर में कब पवमान हिला है? तो नहीं पुरुष का धर्म, नहीं शांति के, किसे शांत होकर बैठे रहने से मान मिला है? तो भारत को स्वातंत्र मिला है लंबे संघर्षों से, इसका क्रांति बिगुल बोला है कितने ही वर्षों से। तो बिना किए संघर्ष दशानन कब सीता को देता? बिना क्रांति के दुर्योधन से कौन राजपद लेता? बिना क्रांति के दुर्योधन से कौन राजपद लेता? तो यही पुरुष का धर्म, यही पुरुष का धर्म। शांति के हेतु क्रांति अपनाए, और यही शास्त्र का मर्म। क्रांति में किंतु अनीति न आए। आज भारत का बहुत अच्छा। शुक्ल, देखिए आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है, और आज यदि भारत की प्रतिभा अंतरिक्ष तक यात्रा कर रही है शुक्ल पक्ष में, शुक्ल के प्रतिनिधित्व के रूप में, वह भारत गौरव की ओर बढ़ रहा है। वह भारत निश्चित रूप से नए भारत के रूप में प्रतिष्ठापित होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अपनी सनातन परंपरा के द्वारा, वह निश्चित रूप से हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी शास्त्र परंपरा है, वह जो हमारा लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, ये गुरु शिष्य के अध्ययन के विषय का मंत्र है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो निश्चित रूप से हम संसार का कल्याण कर सकेंगे, हम स्वयं का भी कल्याण कर सकेंगे। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। बहुत बढ़िया सर। और मैं क्या कहूं, मैं
बस यही कहूंगा कि मैं आपकी विद्वता को नमन करता हूं सर, और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आपके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको ढेरों बधाई कहना चाहूंगा। और ईश्वर ने चाहा तो हम पुनः किसी और एकेडमिक फोरम में हम मिलेंगे सर, और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे जीवन की धन्यता है, मैं अपने को अहोभाग्य अनुभव कर रहा हूँ आप सभी विज्ञजनों को से अपने को ये स्नेह प्राप्त करते हुए। मुझको जो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। मुझको जो सम्मान आपने अभी दिया है, सच कहता हूं इससे ही हृत कमल खिला है। दिशा दिशा में जाऊंगा मैं निशा बढ़ाने, दिशा दिशा में जाऊंगा मैं निशा हटाने, मैं दिनकर हूं चला विश्व चेतना जगाने। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस यही कहूंगा कि बस जुड़े रहिए हमसे, और ऐसे ही आपके बौद्धिक सानिध्य में हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Vagish Dinkar for his exemplary contributions to Indian knowledge system on 10th July 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर वागीश दिनकर की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो साक्षात्कार में वे अपने संस्कृत के प्रति प्रेम, शुरुआती अनुभवों, शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में अपनी सफलताओं और भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत के अधोगति के कारणों पर भी चर्चा किया, जिसमें संस्कृत को केवल विद्वानों की भाषा के रूप में सीमित न करने और शिक्षार्थी की पात्रता बढ़ाने पर भी बल दिया। वे वर्तमान शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा और पश्चिमी सर्वोत्तम प्रथाओं के बीच विरोधाभास पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को अपनी ज्ञान परंपरा को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया भर में मानवीय संकटों या वेदना को लेकर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज लोगों में तरह तरह के वेदना हैं और उनका एकमात्र कारण है कि हमने वेद को ना कह दिया। फलस्वरूप हम वेदना के शिकार हो गए। तो बॉटम लाइन यही है कि आज मानव सभ्यता को वेद को अपनाने की ज़रूरत है और उनमें निहित मानव या जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। With those deliberations of Dr. Vagish Dinkar, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।